वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो एनिमल सेल में ये सेंटर में, सेल के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन एडल्ट प्लांट सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो उसे पुश करके एक साइड पे कर देता है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम 4 मेन स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं। एक है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। अगर हम न्यूक्लियर एनवलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवलप क्या है? इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। न्यूक्लियर एनवलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि बाउंड्री ऑफ द सेल को बना रही होती हैं, और उन 2 मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। बोथ मेम्ब्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं वाया पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से सेपरेट हुई होती हैं वाया फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल हुआ होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड बोलते हैं। और उससे उन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं ये सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बिल्कुल उसी की कंपोजिशन की होती हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। अगर हम जस्ट आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं। और ये राइबोसोम और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कनेक्टेड होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ ही से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स वो स्पेसेस हैं जहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवलप की दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में आके कनेक्ट होती हैं, और उनको वहाँ पे एक छोटा सा होल जनरेट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर्स असल में किससे बने होते हैं? स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बनी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोरेंस बोलते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अगर हम इसका फंक्शन देखें न्यूक्लियर पोर्स का तो ये एक ऐसी साइट प्रोवाइड करती है जो मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प आउट करती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रही होती हैं और उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हो रही होती हैं, उन्होंने बाहर साइटोप्लाज्म में यूटिलाइज होना होता है, तो उन्होंने साइटोप्लाज्म में वापस आना होता है। तो ये वाला फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियर पोर्स परफॉर्म करते हैं। अब वो सब्सटेंसेस जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं वो हैं राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम प्रोटीन्स, ठीक है। आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं और साइटोप्लाज्म के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट्स, सिग्नलिंग एंड मूविंग लिपिड्स, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और इन्होंने किसके अंदर जाना होता है? न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन एंजाइम सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, सिग्नलिंग मीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? लिपिड्स होता है। और वो लिपिड्स किसके थ्रू मूव करते हैं? न्यूक्लियर पोर्स की मदद से न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियस में जो ब्राउन सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ब्राउन सब्सटेंस है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड मीन्स के इसमें वाटरी पोर्शन के साथ साथ बहुत सारे सॉलिडिफाइड सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और इसके कंपोजिशन अगर हम देखें तो प्रोटीन्स, एंजाइम्स में डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ मेटल आयंस मौजूद होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम जो न्यूक्लियोप्लास्ट में मौजूद होते हैं ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को आपस में अटैच करने के
काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लास्ट में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोलाई है। न्यूक्लियोलाई सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में मौजूद होता है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और जब सेल डिवीजन हो रही होती है सेल साइकिल के दौरान, सेल साइकिल में जो पहला पार्ट है वो है इंटरफेस। इंटरफेस के जब इंटरफेस पार्ट ऑफ द सेल साइकिल होता है तो उस वक्त जो न्यूक्लियोलाई हैं वो वहाँ पे अपीयर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज करनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। और जब वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर चुके होते हैं जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं तो उस वक्त वहाँ पे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका सेल डिवीजन में इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोलस में दो रीजन्स हैं। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। एक कहलाता है पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन जो कि पेरिफेरी के करीब होता है, जो कि आउटर पोर्शन होता है, और दूसरा है सेंट्रल फिब्रिलर रीजन। जो पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन्स हैं इसमें क्या होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं और राइबोसोमल सब यूनिट्स छोटे छोटे से दान और मोतियों की शक्ल में होते हैं जो इसको कैसी अपीयरेंस देते हैं, पेरिफेरल पोर्शन को ग्रैन्युलर अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और सेंट्रल फिब्रिलर एरिया है जिसमें क्या होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होते हैं जो कि फाइबर्स की धागों की शक्ल में होते हैं। इस वजह से ये सेंट्रल फिब्रिलर एरिया कहलाता है। ठीक है, चूंकि न्यूक्लियोलस में क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियोलस का क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स करना। जितने भी राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं वो न्यूक्लियोलस में होते हैं। इस वजह से हम न्यूक्लियोलाई को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इनकी कंपोजिशन क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये थिन थ्रेड लाइक एक लॉन्ग थ्रेड्स की फॉर्म में होते हैं, लंबे धागों की शक्ल में होते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन क्या है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमैटिन कंडेंस कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पहले ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तो उस वक्त ये कंडेंस होकर शॉर्ट हो जाती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड या कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। और कॉइल होने के बाद ये क्रोमैटिन हमें क्या देते हैं, क्रोमोसोम्स देते हैं। और इनको हम जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए विजुअलाइज कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम्स में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। इन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक ही पॉइंट पे और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स जिनको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं ऑफ द राइबोसोम्स वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। अब अगर हम इसको डायग्राम देखें क्रोमोसोम की, तो पहले जब ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होते हैं तो उस वक्त हमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो फोल्डिंग से बहुत सारे धागों का जैसे गुंजल सा बना हो उस फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन जब ये कंडेंस करके शॉर्टन होते हैं तो उस वक्त हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये एक क्या है, ये एक सिंगल क्रोमेटिड है। इसको हम एक कंप्लीट क्रोमोसोम भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है जिसपे दूसरा क्रोमेटिड इसका आके अटैच होगा वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, अब जब इंटरफेस के दौरान सिंथेसिस फेस आती है उस वक्त ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये रेप्लिकेट कर जाता है, अपनी कॉपी बना लेता है। इस तरह से एक सिस्टर क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं और इन दो क्रोमेटिड्स जो कि एक ही क्रोमोसोम्स के स्ट्रैंड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, ये होल स्ट्रक्चर किसका है, क्रोमोसोम का है। अब जब सेल डिवीजन होनी होती है तो उस वक्त ये दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से
दोनों सेंट्रोमेयर से अलग हो जाते हैं, डीटैच हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड एक सेल के पास चला जाता है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल के पास चला जाता है। इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द डॉटर। ये सारा आप लोगों का आज का जो लेक्चर था ये न्यूक्लियस के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।